बीते दिनों 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई और इस अवसर पर देश के सभी प्रमुख नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज इस वीडियो के जरिए हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से संबंधित तमाम पहलुओं को, उनकी जो तमाम उपलब्धियां थी उनके कार्यकाल की, उन तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो कि आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से जरूरी साबित हो सकती हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात करते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद वाजपेयी जी के जीवन से जुड़े उनके जीवन परिचय को समझेंगे, उनके जीवन से जुड़ी बुनियादी बातों को जानेंगे। इसके अलावा वाजपेयी जी के बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल की जो प्रमुख उपलब्धियां रही थी उन उपलब्धियों पर बात करेंगे, सुशासन दिवस को समझेंगे और अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की जाएगी उनके आधार पर आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 से संबंधित है। आप इसे मुख्य तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और शासन व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर कहती है व्हाट इज गुड गवर्नेंस डे एंड हाउ इज इट मार्क्ड, यानी स्पष्ट तौर पर सुशासन दिवस क्या है, गुड गवर्नेंस दिवस क्या होता है और इसकी शुरुआत क्यों की गई, किस लिए की गई, किसकी वजह से की गई, इन्हीं तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश की गई है इस पूरी खबर में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, न्यूज शुरू करते हैं और सबसे पहले वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी तमाम बुनियादी बातों को जान लेते हैं। तो वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वाजपेयी जी हम जानते हैं पेशे से एक राजनीतिज्ञ थे, एक राजनेता थे। इसके अलावा कविताएं लिखने का भी उन्हें बहुत ज्यादा शौक था और अक्सर उनकी कविताएं हमारे पास पहुंचती भी हैं। बहुत बेहतरीन कविताएं लिखी थी। इसके अलावा राजनीतिक जीवन की उनकी शुरुआत जो हुई वो 1939 से हुई, जब वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े। इसके अलावा 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उन्हें प्रचारक का दर्जा दे दिया गया, यानी वो आरएसएस के पूर्णकालिक सदस्य बन गए। इसके अलावा 1942 में भी उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें 23 दिनों तक जेल में भी डाला गया था। हालांकि इस बात को लेकर कई जानकारों के बीच मतभेद भी मौजूद है। कई जानकारों का मानना है कि दरअसल वाजपेयी जी उस पूरे आंदोलन में शामिल नहीं थे, वो केवल उस भीड़ का हिस्सा थे जिस भीड़ को अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि वाजपेयी जी आरएसएस से जुड़े हुए थे और आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था और इसी वजह से वाजपेयी जी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। जबकि कई जानकार इस पूरे तथ्य का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि वाजपेयी जी ने इस पूरे आंदोलन में हिस्सा लिया था और इस हिस्से के तौर पर वो जेल भी गए थे। तो हमने बात की कि ये जो पूरा तथ्य है पूरी तरह से विवादास्पद है। इसके अलावा 1947 में भारत के आजाद होने के बाद 1951 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह महसूस हुआ कि अब उसे भारत की राजनीति में शामिल होना चाहिए, तो इस संबंध में एक नया राजनीतिक दल गठित करने का विचार सामने आया और इस नए राजनीतिक दल को हम भारतीय जनसंघ के नाम से जानते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का एक पॉलिटिकल हिस्सा था, एक पॉलिटिकल विंग था और इसे मुख्य तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में गठित किया गया था। अब यहाँ सबसे विशेष बात ये थी कि इस पूरे संगठन को, ये जो पूरी नई पार्टी बनाई गई थी, इस नई पार्टी में आरएसएस की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को बतौर संस्थापक सदस्य शामिल किया गया था। ये जो दो लोग थे ये इस पूरी पार्टी में, इस पूरे संगठन में आरएसएस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी का साहित्यिक कौशल भी बहुत बेहतरीन था, लिखने पढ़ने का शौक था, बहुत बेहतरीन लिखते थे और इसी वजह से ही वाजपेयी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विभिन्न प्रकाशनों में भी उनकी मदद किया करते थे। यानी आरएसएस की ओर से जो तमाम पत्र प्रकाशित किए जाते थे उन प्रकाशनों में वाजपेयी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मदद किया करते थे। इसके बाद साल 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष बनते हैं, जनसंघ के प्रमुख बनते हैं, लेकिन ये पद संभालने के मात्र 1 साल के भीतर ही साल 1968 में उनकी हत्या कर दी जाती है। रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद साल 1968 में वाजपेयी जी जनसंघ के अध्यक्ष बनते हैं।
अध्यक्ष बनने के बाद साल 1975 में आपातकाल आता है, इमरजेंसी लागू कर दी जाती है और इमरजेंसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहते हैं। लेकिन जेल की यात्रा के दौरान, जेल में रहने के दौरान वाजपेयी जी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है और वहां से उन्हें जेल में कुछ छूट दे दी जाती है, उन्हें घर पर पेरोल दे दिया जाता है। तो ये तो आपातकाल की बात हुई। जब आपातकाल समाप्त हुआ साल 1977 में, तब देश में चुनाव आयोजित किए गए और इन चुनावों में जीत हुई अंततः मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की। अब जनता पार्टी की सबसे विशेष बात ये थी कि ये कोई एक बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, बल्कि ये जो जनता पार्टी थी ये तमाम दलों का एक गठबंधन था, एक कोएलिशन था, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस विरोधी पार्टियां शामिल थीं और इसी में जनसंघ भी शामिल था। जनता पार्टी की जीत तो हो गई और इस पूरी जीत में सरकार भी बनाई गई और इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री का पद दिया गया। लेकिन इस पूरी सरकार की सबसे विशेष बात यह रही कि ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि एक गठबंधन सरकार थी और गठबंधन सरकार में बहुत सारी विचारों वाली पार्टियां शामिल थी, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाली पार्टियां शामिल थी। अब स्पष्ट तौर पर उनके पास साथ रहने का केवल एक ही उद्देश्य था, कांग्रेस को हराना। जब वो उद्देश्य पूरा हो गया तो उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, वैचारिक मतभेद शुरू हो गए और धीरे धीरे अंततः ये पार्टी भी टूट गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद दोबारा चुनाव आयोजित हुए और इन चुनावों में कांग्रेस को एक बार फिर से जीत मिल गई। लेकिन अब यहाँ सबसे विशेष बात यह थी कि इस पार्टी का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन बतौर विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किया था, उस काम की तमाम राजनेताओं ने बहुत बड़ी प्रशंसा की थी और इसमें सबसे विशेष बात ये रही थी कि अपने कार्यकाल के दौरान वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। लेकिन सरकार तो अब तक गिर गई थी और सरकार गिरने के बाद साल 1980 में जो लोग जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जो लोग जनसंघ के जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो लोग वापस आए और उन लोगों ने वापस आकर एक नया दल बनाया, एक नई पार्टी बनाई, जिस पार्टी को आज हम बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। और इस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी तकरीबन 47 सालों तक सांसद रहे, संसद के सदस्य रहे। इसके अलावा वो 11 बार लोकसभा से चुने गए और तकरीबन 2 बार राज्यसभा से भी चुने गए। इसके अलावा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वाजपेयी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इस संबंध में एक वाकया काफी ज्यादा चर्चित है। एक बार पंडित नेहरू ने वाजपेयी जी को कुछ विदेशी गणमान्यों से परिचित कराते हुए उनके संबंध में कहा था, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये व्यक्ति इतना अच्छा बोलता है कि ये आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। और हम सभी जानते हैं कि वाजपेयी जी आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बने। देश के प्रधानमंत्री वो एक ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इससे पहले भी कई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ये पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1996 में जब चुनाव आयोजित किए गए तो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और बतौर प्रतिनिधि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपना समर्थन जुटाने में असफल रहे और अंततः मात्र 13 दिनों बाद ही उनकी सरकार गिर गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो पहली बार वाजपेयी जी 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने 1998 से 1999 के बीच और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 1999 से 2004 के बीच। तो कुल 3 बार प्रधानमंत्री रहे और ये जो इनका तीसरा कार्यकाल था, ये अपना तीसरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था और वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। और इसी कार्यकाल के दौरान, इन्हीं 2 कार्यकालों के दौरान उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अपने नाम की। अब उन्हीं उपलब्धियों की बात करते हैं। तो उनके नाम जो सबसे पहली उपलब्धि थी वो आर्थिक स्थिरता को लेकर है, जीडीपी स्टेबिलिटी को लेकर है। उनकी सरकार द्वारा कई तरह के आर्थिक सुधार लागू किए गए और इन्हीं आर्थिक सुधारों का परिणाम रहा कि साल 1998 से साल 2004 के बीच जब तक उनकी सरकार रही तब तक हर साल जीडीपी दर 8% से ज्यादा ही बनी रही। यानी जाहिर तौर पर उनकी सरकार ने आर्थिक स्थिरता को लेकर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर बहुत बेहतरीन काम किया। इसके अलावा उस पूरी अवधि के दौरान इन्फ्लेशन रेट भी 4% से कम रहा,
जो कि मौजूदा समय में 6% 7% के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा इस पूरी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। अब आप यहाँ पर सवाल कर सकते हैं कि हो सकता है कि उनके कार्यकाल में कुछ चुनौतियां ना आई हो और इसी वजह से आर्थिक स्थिति बेहतर रही हो, लेकिन आप गलत हैं। इनके कार्यकाल में बहुत सारी चुनौतियां मौजूद थी। मसलन साल 2001 में हमें एक बहुत बड़ा भूकंप देखने को मिलता है। इसके अलावा साल 1999 और 2000 के बीच हमें 2 चक्रवात साइक्लोन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 2002 से 2003 के बीच सूखा आता है। कारगिल युद्ध देखने को मिलता है हमें 1999 में, और साल 2001 में संसद हमला भी होता है। लेकिन इन तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद, तमाम अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी वाजपेयी जी की सरकार आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर सकी। इसके अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लागू करने और राजकोषीय क्षेत्र पर बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए भी उनकी प्रशंसा की जाती है। वाजपेयी जी की सरकार ने न केवल आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दिया, बल्कि उनकी सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जवाबदेही भी तय की, संबंध में उद्देश्य भी निर्धारित किए, और इस संबंध में उनकी सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लागू किया गया। इस पूरे अधिनियम के जरिए न केवल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसको कम करने की बात की गई, बल्कि इस पूरे अधिनियम के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में बचत को, सेविंग को बढ़ावा देने की भी बात की गई। इसके अलावा वाजपेयी जी के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि उनकी शिक्षा नीति को लेकर भी थी। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को, एलिमेंट्री एजुकेशन को, प्रारंभिक शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में साल के दौरान सरकार द्वारा 86वां संविधान संशोधन लागू किया गया, और इस संविधान संशोधन के जरिए भारत सरकार ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, और इस तरह से भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन को, प्रारंभिक शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क बनाया गया। और इस पूरी नीति का क्या परिणाम रहा, उसे हम आंकड़ों से समझ सकते हैं कि जब इस नीति को लागू किया गया था, तो इस नीति के लागू होने के बाद देश में प्रारंभिक शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेट था, उस ड्रॉप आउट रेट में तकरीबन 60% की कमी देखने को मिली थी। इसके अलावा वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति को भी एक महत्वपूर्ण आकार दिया गया, और कई देशों के साथ, महत्वपूर्ण के तौर पर पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार करने पर जोर दिया गया। हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, और इन्हीं संबंधों को सुधारने के लिए, इन्हीं संबंधों को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए, भारत और अमेरिका संबंधों पर जोर देने के लिए साल 2000 में वाजपेयी जी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भारत में आमंत्रित किया था, और उनके आमंत्रण के बाद, उनकी यात्रा के बाद वाजपेयी जी ने खुद अमेरिका की भी यात्रा की थी। तो इस तरह से वर्तमान समय में जो भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ज्यादा बेहतर बने हुए हैं, उन संबंधों की नींव मुख्य तौर पर वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान ही पड़ी थी। इसके अलावा वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में कुछ सुधार किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को भारत में आमंत्रित किया था। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के भी कई दौरे किए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण सुधार देखने को नहीं मिला, और अभी भी संबंध बहुत ज्यादा खराब बने हुए हैं। इसके अलावा वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान ही 19 फरवरी 1999 को दिल्ली लाहौर बस सर्विस की शुरुआत भी की गई थी। तो ये तो उनके कार्यकाल की प्रमुख बातें हुई, उनके कार्यकाल में क्या बड़ी उपलब्धियां हमें देखने को मिली। अब अंत में सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुशासन की बात करते हैं। सुशासन का मतलब होता है निर्णय लेने, और उस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया को ही हम सुशासन कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं। और वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान हमें जो निर्णयन की प्रक्रिया देखने को मिली, उस पूरे सुशासन के मॉडल को हमें आगामी सरकारों के लिए एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है कि एक सरकार किस तरह से काम कर सकती है, एक सरकार में किस तरह से निर्णय लिए जा सकते हैं। और इन्हीं तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जब साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर, 25 दिसंबर यानी जिस दिन वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 23 दिसंबर 2014 को ही अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया था।
तो इस तरह से यह सुशासन दिवस की बात हुई, उसके इतिहास की बात हुई। इसके अलावा सुशासन दिवस की बात करें, इस पूरे दिवस को किस तरह से देखा जा सकता है उसकी बात करें, तो इस दिवस को हम एक रिमाइंडर के तौर पर देख सकते हैं। ये रिमाइंडर जो है वो आगामी सरकारों के लिए है। ये जो अनुस्मारक है ये आगामी सरकारों के लिए है कि सरकारों को विकासोन्मुखी होना चाहिए, डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, देश के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सरकारों को पारदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष भी होना चाहिए, यानी सरकार को किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये तो सुशासन दिवस की बात हुई। इसके अलावा हमने वाजपेयी जी के जीवन परिचय पर बात की और उनकी सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी, हमने उन उपलब्धियों को भी समझने की कोशिश की। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके आधार पर इसे हल कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि सुशासन दिवस की शुरुआत कब की गई थी? हमारे ऑप्शन है साल 2012, साल 2014, साल 2016 या फिर साल 2018। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।